नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत संवाद में। दोस्तों, 2023 लगभग खत्म होने वाला है और 2024 बहुत सारी चैलेंजेस लेकर के आने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं रिसेशन आने वाला है। दोस्तों, कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस बार जो रिसेशन आएगा ये डिप्रेशन वाला होगा। मतलब जो ग्लोबल डिप्रेशन आया था, यूएस इकॉनमी जिससे गुजरी थी, कुछ वैसा ही ग्लोबल डिप्रेशन आने वाला है। और इसके जो स्टार्टिंग के इंडिकेटर्स हैं ये भारत से भी आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आईएम्स की। तो यहाँ पर दोस्तों ये काफी इंट्रीगिंग टॉपिक है और इसमें हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता भी होने वाली है। और इसमें मैं आप सभी को वापस से एक बार मिलवाने वाला हूँ देवव्रत शामल से। दोस्तों, अगर आप देवव्रत शामल की बात करें तो इन्होंने आईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है और इसके बाद बड़े बड़े ग्लोबल कॉर्पोरेट्स में मर्जर एक्विजिशन ये सारा काम करते रहे हैं। क्रॉस कंट्रीज ये सारा काम ये संभालते रहे हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। तो देवव्रत, वेलकम टू भारत संवाद। हमारी ऑडियंस आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, हमारे व्यूअर्स और ऑलरेडी इन लव विद यू। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे ऑडियंस से भी हमारा थोड़ा एक रिक्वेस्ट है, क्या क्या टॉपिक्स आप चाहते हैं? देवव्रत शामल आ रहे हैं, अपना प्रीशियस बहुमूल्य समय दे रहे हैं, तो आप जरूर बताएं और किन किन टॉपिक्स में इनसे आप इनका व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे। देवव्रत, वेलकम। हाय किंजल, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मैं ऑडियंस का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जो कमेंट्स उन्होंने दिए लास्ट वीडियो पे वो काफ़ी एनकरेजिंग थे। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा रिसेशन जो हम देख रहे हैं कि आने वाला है उसके ऊपर है। तो ये मैं थोड़ा इस पे डिटेल में जाना बिल्कुल चाहूँगा। देवव्रत, यहाँ पे जो हमारे अखबारों में कवर किया जा रहा है अनहर्ड है, आज तक नहीं सुना गया। इंटर्नशिप प्लेसमेंट फेलियर हो रहा है, वो भी आईएम बैंगलोर में। मतलब जब हम आईएम्स की बात करते हैं तो अहमदाबाद और बैंगलोर एक ही साथ, एक ही लाइन में मेंशन किया जाता है। तो आईएम बैंगलोर में ये हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये क्या बता रहा है? क्या सच में डिप्रेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है? बताएं जरा। हाँ, तो सबसे पहले मैं थोड़ा आईआईएम के प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्यों इसको हम एज एन इंडिकेटर ले रहे हैं। कि जो आईआईएम का प्लेसमेंट होता है वो यूजुअली ये लोग 3-4 महीने पहले इसकी प्लानिंग चालू कर देते हैं, और यूजुअली ये 3 डेज में सबका समर प्लेसमेंट हो जाता है। बट इस बार 3 दिन में नहीं हुआ है। और काफ़ी बच्चों का, आई थिंक अराउंड 20% बच्चों का नहीं हुआ है। तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो कंपनीज ने बोला था कि वो कितने ऑफर देंगे, तो उन्होंने एक्चुअली उतने ऑफर नहीं दिए, उससे कम ऑफर दिए। तो इसलिए कुछ बच्चों का नहीं हुआ है। आप अगर फिर से वो वाले स्लाइड पे जाएं। हाँ, तो ये एक्चुअली अभी जो स्टार्टिंग है प्लेसमेंट सीजन का वो आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता ये जो है उनसे चालू होता है। उसके बाद दूसरे कॉलेजेस का प्लेसमेंट होता है। तो अगर इनमें बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो इसका ये इंडिकेशन है कि कंपनीज कम ले रही है, जितना उन्होंने प्लान किया था उससे वो कम इनटेक कर रहे हैं नए बच्चों का। और उसका इम्पैक्ट आगे और दिखेगा कि क्योंकि ये जो बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है वो और ऑफर्स के लिए जाएंगे मार्केट में, तो जो किसी और को जो ऑफर मिलने वाला था वो शायद ये लोग भी उसके लिए compete करेंगे। तो ये certainly this is an alarming indicator in terms of the job market, because अगर वहाँ टॉप इंस्टीट्यूट में भी ये हाल है तो बाकी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ तो ज़्यादा इम्पैक्ट हमको दिखेगा इन द कमिंग मंथ्स जब उनका प्लेसमेंट ये चालू मतलब होगा। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है, क्योंकि आईएम्स की जो कंपनीज आ रही हैं एंड ऑफ द डे ये ग्लोबल कंपनीज हैं। ऐसा नहीं है इनका ऑपरेशन सिर्फ लोकलाइज्ड रहता है। तो एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो क्या आप इससे बताना चाह रहे हैं? ये कुछ आपने कलर कोडिंग की है, क्या है ये? तो ये बेसिकली जो प्लेसमेंट में जो कंपनीज आती है उनको अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो कौन सी मेजर सेक्टर्स है जहाँ से हायरिंग होती है मैनेजमेंट कॉलेजेस में। तो जो डे वन होता है उस पे मैनेजमेंट कंसल्टिंग और फाइनेंस की कंपनीज आती है। फिर डे टू सिंप्लीफाई में, करें तो वो मैकिन्जी वगैरह जो बड़ी बड़ी फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज हैं। राइट राइट, तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आपकी मैकेंजी, बेन, बीसीजी, एक्सेंचर ये सब आती है। फिर
बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो भी लीडिंग बैंक्स है, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन एक्सेट्रा, वो सब बैंक्स। और फिर डे टू पे एफएमसीजी कंपनीज आती हैं, जो आपकी HUL, PNG वगैरह हो गई, फिर टाटा, रिलायंस एक्सेट्रा, ये सब कंपनीज आती हैं। और फिर आईटी कंसल्टिंग भी एक बड़ा हायरिंग का वो है, कि इन्फोसिस, TCS, कॉग्निजेंट, ये सब कंपनीज भी काफ़ी हायरिंग करती हैं मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का। और लास्ट में ये ई कॉमर्स जो है, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब, और फिर बाकी इंटरनेट कंपनी स्टार्टअप्स, ये सब डे 3 में आती है। तो इसमें आप देखें, मैंने जो कलर कोडिंग की है, ये यहाँ पे येलो में जो है, वो मेरे हिसाब से पार्शियली इम्पैक्टेड होगा ये सब। क्योंकि मैनेजमेंट कंसल्टिंग आप देखें तो उनके मोस्टली क्लाइंट्स अभी इंडिया में हैं, बट स्टिल अराउंड 25% ऑफ देयर बिजनेस कम्स फ्रॉम US एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। तो उतना इम्पैक्ट वहाँ पे दिखेगा। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी मोस्टली ये कंपनीज इंडियन क्लाइंट्स को सर्व करती है आजकल, बट फिर भी उनके ग्लोबल ऑफिसेज के लिए भी हायरिंग IIM में इंडिया से होती। तो उस पे भी थोड़ा प्रभाव होगा। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, बट जो मेजर इम्पैक्ट है वो आईटी कंसल्टिंग में है, क्योंकि ये सब कंपनीज का मोस्टली जो रेवेन्यू है वो US पे डिपेंडेंट है। तो ये TCS, इन्फोसिस, ये सब का आप देखेंगे न्यूज़ आ रहा है कि उन्होंने हायरिंग फ्रीज कर दी है, बिकॉज दे आर एंटिसिपेटिंग कि उनका बिजनेस विल गो डाउन इफ देर इज अ रिसेशन इन US। तो इस वजह से उन्होंने 3-4 महीने पहले जो प्रेडिक्शन दिया होगा कि भाई हम इतने बच्चे हायर करेंगे, उन्होंने वो नहीं किया। उसकी वजह से उनको ऑफर नहीं मिले, और वो बच्चे अब और ऑफर्स के लिए और कंपनीज के पास जाएंगे। तो इसमें प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको स्लॉट बुक करना होता है। आप बोलते हैं कि जैसे मैं अगर कंपनी में बोलूंगा कि भाई मैं आऊंगा डे 1 पे, डे 2 पे, एंड आई विल गिव 20 ऑफर्स फॉर एग्जांपल। और ये कॉलेजेस में कंपनीज को स्लॉट बुक करना पड़ता है, तो फिर अगर एक ने बुक कर लिया तो वो दूसरे को नहीं देते स्लॉट। तो अगर मैं आया और मैंने फिर ऑफर नहीं दिया, तो उस दिन पे और कोई कंपनी नहीं आ पाएगी। राइट। तो ऐसा नहीं होगा कि वो उनको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, बट वो डिले होगा प्रोसेस कोई, क्योंकि ये 3 दिन में जो कंपनीज आई होगी उन्होंने स्लॉट अपना वेस्ट किया है। तो क्या होगा कि अब ये लोग और कंपनीज को अप्रोच करेंगे। अब जो कंपनीज ने प्लान किया था कि हम कोई और कॉलेज से हायर करेंगे, वो अब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उनको IIM बेंगलोर के स्टूडेंट्स मिले। तो इससे हमें एक वो ट्रिकल इफेक्ट देखने मिलेगा कि वो जो कंपनीज फिर दूसरी जगह नहीं जाएगी, वो IIM बेंगलोर से हायर कर लेगी। तो इट विल इम्पैक्ट एवरीवन इन द इकोसिस्टम। ऐसा नहीं है कि ये IIM बेंगलोर पे ये बात रुक जाएगी। बट जो ये मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये कंपनीज हैं जिनका 100% रेवेन्यू कह सकते हैं कि इंडिया से ही आ रहा है। तो ये कंपनीज तो अभी भी हायरिंग कर रही है, क्योंकि इंडिया का आपको पता है कि जो इकोनॉमिक फोरकास्ट है वो अच्छा है कि 10% GDP ग्रोथ इस क्वार्टर में भी दर्ज हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है, नो डाउट। हाँ। तो ये FMCG कंपनीज है, या अपनी जो टाटा, रिलायंस टाइप की कंपनीज हैं, ये सब तो हायरिंग कर रही हैं अपने प्लान के हिसाब से। और ई कॉमर्स भी है, वो मोस्टली उनका रेवेन्यू भी इंडिया में ही है, तो वो भी हायरिंग कर रहे हैं। और जो स्टार्टअप्स है इंडिया से जो आ रहे हैं, उनको भी अभी फंडिंग मिल रही है, क्योंकि अच्छा, यहीं आप पे मैं देख। आना चाह रहा था कि स्टार्टअप्स को अभी भी फंडिंग ले रही है, क्योंकि स्टार्टअप्स से काफी चैलेंजेस के थ्रू गुजर रहे हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं। उभरते हुए स्टार्टअप्स नहीं, लेकिन हाँ, जो पुराने स्टैब्लिश स्टार्टअप्स हैं एडटेक सेक्टर में, अगर आप देखें, बाकी सेक्टर्स में देखें, तो यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंजेस इन ये लोग तो फेस कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली क्या है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं, अगर आप ग्लोबल में देखें कि जो भी ये वेंचर कैपिटल का पैसा है, वो सबसे ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है आजकल। तो अगर इंडियन कोई स्टार्टअप है, तो अगर आइडिया अच्छा है, अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट है,
तो दे आर नॉट फेसिंग एनी challenges right now because people want to invest in India, so that is not slowing down. And also the internet companies, other small internet companies in India, they are also doing well. तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ड्रॉप आया होगा अभी। जो मेन है वो आईटी कंसल्टिंग ही है जिसकी वजह से ये हो रहा है। राइट। तो ये तो बात हो गई भारत की। अब काफी टाइम से जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं वो बॉन्ड मार्केट्स की बात करते हैं। इसमें कहते हैं कि यील्ड कर्व इन्वर्जन जब जब हुआ है, वो भी 2 ईयर और 10 ईयर के बीच में, तब तब रिसेशन आया है। तो एक बार ये चार्ट जरा सिंप्लीफाई करें, ये क्या बता रहा है और ये कैसे बता रहा है कि हाँ ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले जो इकोनॉमिक बेसिक प्रिंसिपल है वो बताना चाहूँगा, जिससे हम फिर वो चार्ट पे जाएंगे। डेफिनेटली। तो अगर हम टाइमलाइन देखें तो जब कोविड आया था उसके बाद से यूएस गवर्नमेंट ने और बाकी सब वेस्टर्न कंट्रीज ने क्वांटिटेटिव ईजिंग किया है काफ़ी, कि सबको बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा दिया विदाउट डूइंग एनीथिंग, कि सब लॉकडाउन में घर बैठे थे फिर भी सबको पैसा मिल रहा था। एंड इन अ वे और उसकी वजह से कंपनीज के पास भी गुड एक्सेस टू कैपिटल था, जॉब्स भी सबको मिल रहे थे। और ये सब 1-2 साल तक चला। हमने देखा कि एसेट प्राइसेस बहुत बढ़ गए यूएस में। घर के जो प्राइस थे वो ऑलमोस्ट 50-100% बढ़ गए हर जगह पे। डेफिनेटली यहाँ पे भारत की भी बात करें देवव्रत, तो फिर कोविड का टाइम था, इंडस्ट्रीज ठप थे, लॉकडाउन चल रहा था, प्रोडक्शन बंद था, लेकिन स्टॉक मार्केट तो भाग रहा था। वो कैसे भाग रहा था? जाहिर सी बात है, जीरो इंटरेस्ट पे पैसा यूएस से आ रहा था तो वो यहीं पे इन्वेस्ट हो रहा था, स्टॉक मार्केट में जा रहा था। और हमने भी देखा है उसका नतीजा तो हमारे यहाँ भी आया है। बता रहे थे हाँ आप, इन्फ्लेशन फिर इससे जाहिर सी बात है बढ़ा है काफी हाँ, ज्यादा। इससे इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया। वो वहाँ पे ऑलमोस्ट 8-10% टाइप भी हो गया था इन्फ्लेशन एक टाइम पे, विच इज नॉट सस्टेनेबल फॉर देम। कि एक बार वो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल इट। तो पर देवव्रत उनको एक बार, हमारे जो दर्शक हैं भारतीय हैं, तो भारत में तो 8 से 10% इन्फ्लेशन कॉमन है, लेकिन क्या डिफरेंस है यूएस के 8 के 10% इन्फ्लेशन का, ये और हमारे भारत के हाँ पर्सपेक्टिव में एक बार अंतर बताएं जरा। हाँ, क्योंकि इंडिया में क्या है कि इकोनॉमी अभी फास्ट ग्रोइंग है। तो अब अपना जो ग्रोथ है वो भी 6+ % ही रहा है पिछले काफी सालों से। और इन्फ्लेशन भी उसके आसपास रहना चाहिए, अभी वो भी उसके आसपास है, तो इट इज गुड। अब यूएस में क्या है कि ग्रोथ इज एट 1-2%, इवन इन अदर वेस्टर्न कंट्रीज। तो जब आपका ग्रोथ कम है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या होता है कि लोगों की इनकम तो उतनी ही बढ़ रही है, 1%-2%, बट इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़े तो फिर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ें। राइट। तो ओवरऑल इकोनॉमी वो सस्टेन नहीं कर सकती है, कि अगर ज़्यादा टाइम तो अगर ऐसा रहे तो फिर जैसा हमने देखा जिम्बाब्वे में या इवन पाकिस्तान में, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल थर्टी हाइपर परसेंट फोर्टी इन्फ्लेशन परसेंट की तरफ चला जाता हाँ, तो उस तरफ जाता है। तो इसलिए उन्होंने फिर उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास एक हथियार है, जो है सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट। तो अ, उन्होंने वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किया Q1 2022 से। है। बिल्कुल। अब फिर से आप देखें वो ग्राफ में, कि जब जब ये इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर सेंट्रल बैंक वो बढ़ाना चालू करता है इंटरेस्ट रेट। तो ये यील्ड का वही दिखाता है कि जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि अभी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो यही आपको इस बार भी देखने को मिला कि उन्होंने ये Q1 2022 से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किया। बट जो
स्पीड है जिससे उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है इस बार, दैट इज मच फास्टर देन व्हाट दे डिड इन 2008. दैट्स व्हाई व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो लैंडिंग होगी या जो रिसेशन आएगा, दैट विल आल्सो बी मच मोर हार्श देन व्हाट वी सॉ आफ्टर 2008. क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने ओवर 8 to 12 क्वार्टर्स बढ़ाया था, जो 0 to 5% ले गए थे. इस बार उन्होंने सिर्फ 4 क्वार्टर में ही उतना रेज कर दिया है. राइट। तो सिर्फ यहाँ पे हमारे दर्शकों को एक बार मैं थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए ग्राफ बता देता हूँ। तो इसमें आप जो देख रहे हैं, यूजुअली क्या होता है, ट्रेजरी बिल होता है जो कि आप अमेरिकन गवर्नमेंट उधार उठा रही है, उसका इंटरेस्ट रेट है। तो एक होता है कि हाँ 2 साल का उधार का क्या इंटरेस्ट रेट है, दूसरा 10 साल के उधार का क्या इंटरेस्ट रेट है। अगर 10 साल का उधार है तो जाहिर सी बात है कोई भी लेंडर चाहेगा, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक लेंड कर रहा है तो ज्यादा पैसा कमाए। 10 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए वो 2 ईयर की तुलना में ज्यादा होना चाहिए। तो नॉर्मली रहता है, जो आप इस केस में देख सकते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया है और ये नेट पॉजिटिव आपको दिख रहा है। जब जब ये नेगेटिव में जाता है तब तब हम कहते हैं यील्ड कर्व का इन्वर्जन हो गया। और ऐसा देखा गया है जब जब ये नेगेटिव में गया है, ये जो रेड चार्ट आप देख रहे हैं ये बता रहा है उस साल रिसेशन आया है। जैसे 1990s में आया रिसेशन, उसके पहले यील्ड कर्व इन्वर्जन 2-3 साल पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। वैसे ही आपको याद होगा 2000 के आसपास डॉट कॉम बबल का नाम दिया गया था, वो भी एक रिसेशन था। तो उसके भी पहले यील्ड कर्व इन्वर्जन आया था। 2008 हम सभी के मेमोरी में ऑलरेडी काफी हद तक अंकित हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं इसके पहले भी यील्ड कर्व इन्वर्जन हुआ था। लेकिन ये जितना भी आप यील्ड कर्व इन्वर्जन देख रहे हैं, इस साल का यील्ड कर्व इन्वर्जन जो देवव्रत बता रहे थे बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड है। तो जाहिर सी बात है इस बार जो रिसेशन आने वाला है ये शायद काफी लंबा आएगा। शायद यही कह रहे थे देवव्रत आप। तो मतलब हाँ सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी जिसके तरफ कुछ ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिस्ट इशारा कर रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिवियर। हाँ, उसके इंडिकेटर्स वही कह रहे हैं और उसके रीजंस भी है ऑन द ग्राउंड, जो वो स्लाइड में मैं आगे बताना चाहूँगा सिंपल वर्ड्स में कि क्या क्या होने वाला. अभी क्या हुआ था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3% पहुंच गया था, विच इज हिस्टोरिकल लो, कि वो कभी इतना नीचे नहीं गया है ये तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अच्छी बात हुई। ये अच्छी बात हुई, बट अगर आपको इन्फ्लेशन कम करना है तो ये उसके आपको मतलब, इफ यू वांट टू हाँ। कंट्रोल इन्फ्लेशन यू वांट टू कंट्रोल पब्लिक स्पेंडिंग आल्सो. तो राइट वो राइट। जब तक अनएम्प्लॉयमेंट आपका नॉर्मल लेवल पे नहीं आता है तो पब्लिक स्पेंडिंग कम नहीं होगी. बिल्कुल। तो जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो उनका टारगेट है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वापस 5 से 6% पे आए, जो कि नॉर्मल लेवल है इकोनॉमी का. और ये कैसे होगा कि जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो कंपनीज जो है उनके लिए कैपिटल महंगा हो जाएगा. तो वो कैपिटल अपना बॉन्ड मार्केट में, और जो जिसे आप उसको एफडी समझिए बैंक का, उस टाइप के एसेट्स में वो डालेंगे, ना कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे. तो वो और फिर अपने कॉस्ट को भी वो कंट्रोल करना चाहेंगे, जिसकी वजह से वो फिर ले ऑफ्स करेंगे जो ऑलरेडी चालू हो गए हैं लीडिंग बैंक्स में, यूएस में और कनाडा में, ये सब कंट्रीज में. तो उससे क्या होगा कि फिर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. और फिर जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वो पब्लिक स्पेंडिंग कम होगी. और दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो भी अभी बहुत ज़्यादा है. तो दो स्पेंडिंग के दो पार्ट होते हैं, एक कंज्यूमर की स्पेंडिंग होती है, एक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है. अभी दोनों बहुत ज़्यादा है. तो एक को ये कंट्रोल करेंगे इंटरेस्ट रेट से और दूसरे को कंट्रोल करना होगा इन्हें ऑस्टेरिटी मेजर्स से. तो ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होते हैं कि जैसे आपने जो पब्लिक सर्विसेज है वो कम कर दी, कि आप पेंशन दे रहे हैं लोगों को तो उसमें आपने कटौती कर दी. अगर आप जैसे अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है तो उसमें यूएस जो है ये $100 बिलियन दिए
वापस $100 बिलियन दिए। तो ये सब गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। आपने जो बात कही देवव्रत, आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था, आज का ही न्यूज है, सुबह सुबह पढ़ा हूं मैं कि यूक्रेन पर प्रेशर बनाया जा रहा है यूरोप के द्वारा, यूएस के द्वारा, कि भाई अब स्टेलमेट हो गया है, अब कुछ रास्ता निकालो, जंग खत्म करो। आज ही के न्यूज में ये आया है। तो जो आप कह रहे हैं, मोर और ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कुछ उसी तरफ आपके प्रिडिक्शंस जा रहे हैं। हाँ, कि अभी आप देखेंगे यूएस गवर्नमेंट की जो डेट है वो कितनी बढ़ गई है, कि उनके जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है दे आर ऑलमोस्ट एट 33% ऑफ देयर ये रेवेन्यू। मतलब वही और कह रहे हैं आप, रेड 33% जो रेवेन्यू का आ रहा है, वो उधार के सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है। यानी बस 2/3 पैसे बचे हैं जिससे उनको पूरा गुजारा करना है। ये नंबर 659 बिलियन पहुंच गया है 2 साल में, डबल हो चुका है। और जैसा आप बता रहे थे, ये 2053 तक 5.4 ट्रिलियन हो जाएगा, लगभग 10 गुना बढ़ने वाला है। तो ये कैसे होगा, ये कैसे सस्टेनेबल है, क्या करेंगे यहाँ पे? तो क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या खत्म होने वाला है? अब तो क्वांटिटेटिव ईजिंग और नहीं कर सकते। हर बार जब जब रिसेशन आता है, पैसा छाप देते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर देते हैं, और नैया पार हो जाती है। लेकिन इस बार कोविड के पाप इतने हो गए हैं, उसमें ऑलरेडी इतना क्वांटिटेटिव ईजिंग किया है कि अब जब इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है, तब पैसा छापने के लिए है नहीं। तो क्या तरीका है, क्या करेंगे फिर? तो इसमें वही है कि जो वहाँ के भी जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई हम स्पेंडिंग हमारी ऐसी है कि जैसे हम कोई वॉर टाइम में है। इस टाइप की स्पेंडिंग तब देखने को मिली थी जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, तब सब पैसा इसमें डाल रहे थे। बट ऑफिशियली तो यूएस अभी किसी के साथ वॉर में है नहीं। बट फिर भी यूएस की स्पेंडिंग ऐसी है कि जैसे वॉर टाइम चल रहा है। तो जो मेजर्स भी हम देखेंगे उसके बाद वो ऐसे होंगे कि जो आफ्टर द वॉर हम देखते हैं, हम्म। कि जैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी में जो ऑस्टेरिटी के जो थे मेजर्स, वो सब इनको लेने पड़ेंगे। और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये आएगा कि ये लोग को जो पब्लिक सर्विसेज में एक्सेट्रा जो फ्रीबीज दे रहे हैं उसमें जो ये स्पेंडिंग करते हैं, ये उनको कम करना पड़ेगा। वरना वो अपने बैलेंस नहीं कर पाएंगे बुक्स। बट अगर हम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जॉब्स देखें तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उसके बाद ये फिर से जब 6% 7% का टारगेट हिट होता है तो ये लोग फिर इंटरेस्ट रेट वापस कम करना चालू करेंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट वापस कम होगा तो फिर नया पैसा आएगा कि जो बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, और फिर से जॉब मार्केट है वो यूएस में अच्छा होगा। तो पर देखो, ये वापस बात तो वही होगी ना। अगर भले अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5-6% हो गया, इन्फ्लेशन भी मैं देख रहा था कि अभी वापस कंट्रोल में आया है, 8% वाली स्थिति अब नहीं है, अब कुछ 3% के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन वो नया पैसा छापेंगे तो ये तो बढ़ेगा ही। जो डेट है इनका, वो भी तो बढ़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट भी तो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी को भी अपने आप को उस प्रकार से ग्रो करना पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट पेमेंट्स अपनी निपटाती रहे। अदरवाइज वो तो डिफॉल्ट हो सकती है। ये जब भी डिफॉल्ट होते हैं तो ये डेट सीलिंग बढ़ा देते बढ़ा हैं देते हैं। इनका। तो ये अभी तक उनका सॉल्यूशन ये रहा है। तो उन्होंने कोई कॉन्क्रीट मेजर्स नहीं लिए हैं कि डेट सीलिंग बढ़ाना और क्वांटिटेटिव ईजिंग करना, यही उनका तरीका रहा है अभी तक। बट इन द फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल अभी फोर्सेस भी है जो इसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, जैसे ब्रिक्स अपनी करेंसी की बात कर रहा है, डी डॉलराइजेशन पे इतनी बात हो रही है। तो अब जब उस पे प्रेशर आएगा तो वो कुछ उनको एक्शन लेना पड़ेगा। ये तो मुझे भी नहीं पता है कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, अभी तक उन्होंने नहीं लिया है ऐसा इसी एक्शन। से याद आया, चाइना तो ऑलरेडी अब यूएस डेट लेना बंद कर दिया है। जो अब तक वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स रखता था, उसने तो अब अपना जो, उसके पास जो यूएस डेट था, वो कम करना शुरू कर दिया है। 4 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पे आ गया है, जैसा मुझे नंबर याद आ रहा है। और ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या यूएस इकोनॉमी
जो ग्लोबल इकोनॉमी को संचालित करती है, काइंड ऑफ यूएस डॉलर्स एंड यूएस फेड के थ्रू ही होता है। क्या आपको लग रहा है वो अपने आप में अब खत्म होने वाला है? इट्स जैसे रे डैलियो हमेशा अपनी किताब में भी उन्होंने लिखा है कि सबका एक साइकिल होता है, हर इकोनॉमी का एक साइकिल होता है। तो यूएस इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट साइकिल, न्यू साइकिल अब स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि यूएस की जगह कोई और उसकी जगह लेगा। मे बी नॉट सिंगल इकोनॉमी बट मल्टीपोलर इकोनॉमी। इसके आपको लगता है इस तरफ दुनिया जाती हुई लग रही है? अब ये इस पे मेरी थियरी तो ये है कि आई स्टिल थिंक यूएस इज गोइंग टू बी द लीडर इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, बट दे हैव टू चेंज देयर स्पेंडिंग हैबिट्स। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ जो भी आप वो ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, तो जो अलायंसेस है डेमोक्रेटिक, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसका लीडर तो अभी यूएस ही है। कि उसके अगेंस्ट देखे तो चाइना, रशिया, ये सब जो है, वो मुझे नहीं लगता कि वो उनका इन्फ्लुएंस इतना है जितना यूएस का है। तो राइट। अब इंडिया भी है, तो फॉर अस आल्सो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस टू गो विद द यूएस ब्लॉक रादर देन गोइंग विद चाइना। तो इस तरह से बट वो उसमें चेंज ये होगा कि अभी तक उनका नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर चाइना रहा है। तो दैट विल हैव टू चेंज इफ चाइना इज गोइंग अगेंस्ट यूएस। तो राइट। उस तरह से थोड़े चेंजेस होंगे, बट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव अगर देखें तो यूएस शुड बी अवर बिगेस्ट पार्टनर इन द फ्यूचर। कि जो हम भी देख रहे हैं कि हमारे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका टारगेट शुड बी द वेस्टर्न कंट्रीज के। हम उनको हमारी प्रोडक्ट्स बेचेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, जिससे हमारा भी ग्रोथ फास्ट होगा। तो दैट वे दैट इज मोर इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड स्पेंडिंग। बट उनका जो इंटरनल है, कि जो अभी वो जिस तरह से पैसा खर्च करते हैं, तो उस पे उनको कुछ अंश लगाम तक लगानी रोक होगी। लगानी पड़ेगी, कि जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पे इम्पैक्ट होगी यूएस में। बट ओवरऑल जो उनकी साइज ऑफ द इकोनॉमी है, वो हम्म। हमेशा आई थिंक दैट विल बी स्टिल सिग्निफिकेंट। राइट। तो एटलीस्ट इस डिकेड में जो यूएस रहने वाला है, कहीं नहीं जा रहा है। तो बट अब इसका जो एक एक इम्पैक्ट जो है, जो आपने बताया कि ये रिसेशन लंबा चल सकता है, तो वो राइट। मेरे मैं भी प्रेडिक्ट करता हूँ कि लास्ट टाइम 2008 में जो रिसेशन आया था, वो 2009 तक खत्म हो गया था। राइट। बट इसमें इस बार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 2024 में सब बोल रहे हैं कि वो वापस टर्न बैक होगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि फॉर 5 इयर्स इट विल प्ले आउट। कि जो ये साइकिल जो हमने डिस्क्राइब किया कि भाई ये इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो ये इनको इट विल प्ले आउट ओवर 4-5 इयर्स आई थिंक। तो तब तक क्या होगा कि जो एसेट प्राइसेस है आपके, दे विल कीप गोइंग अप एंड डाउन। ऐसा नहीं है कि वो फिर आपका घर का प्राइस है वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आप इस टाइप की इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जहाँ पे आपको 5 साल तक कोई ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। तो इन राइट। दैट सेंस इट्स नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। तो इस केस में आपको लगता है कि जब रिसेशन यूएस में आएगा, तो एक बार मैं मार्सेलस इन्वेस्टर्स, काफी फेमस इन्वेस्टिंग हाउस है इंडिया में, तो उनके वो हमेशा कहते हैं कि जब जब यूएस में रिसेशन आता है, इंडियन इकोनॉमी उसके बाद काफी फायदे में रहती है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है, क्योंकि यूएस का पैसा इंडिया की तरफ डाइवर्ट होता है। यूएस में रिसेशन आता है, ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो इंडिया के लिए फायदेमंद वो भी होता है। तो आपको लग रहा है अगर 4-5 साल यूएस रिसेशन रहा, तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए नए टैप्स खुलने वाले हैं पैसों के? क्या ऐसा प्रिडिक्शन जो मार्सलस वाले करते हैं, क्या आपको लगता है? मेरा प्रेडिक्शन तो ये है कि यूएस में रिसेशन आए ना आए, इंडिया में तो ग्रोथ होने वाला है। बिल्कुल। मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, बट दिस इज बिकॉज इंडिया में जो है ग्रोथ हो रही है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यूएस। आप ये समझना होगा कि इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है मोस्टली दैट इज बिकॉज ऑफ
अवर ओन डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो एक्सपोर्ट्स जो भी हम करेंगे दैट विल बी एन एड ऑन टू दैट। क्योंकि अभी आप इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन देखें तो अभी भी इंडिया पर कैपिटा के हिसाब से काफी नीचे है। ट्रू। तो अगर आप उसको ही चाइना लेवल तक ले जाते हैं नेक्स्ट 10 years में, तो भी यू आर लुकिंग एट एनीथिंग लाइक 10+% जीडीपी ग्रोथ एवरी ईयर। राइट। तो दैट इज, और इसकी वजह से इसका जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि कोई भी आज अगर वेंचर कैपिटलिस्ट फंड बना रहा है, तो उस पे जो भी पैसा डालेगा वो बोलेगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो। तो आप ऑब्वियसली आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट जो 10% पे ग्रो होने वाला है उस जगह पे डालना पड़ेगा, ना कि जो 1% पे 2% पे ग्रो होने वाला है वहां डालेंगे आप। वेरी और ट्रू। और इस पे जो स्टार्टअप्स का पॉइंट हमने पहले अ, बोला था कि भाई इंडियन स्टार्टअप्स क्यों ये फेस नहीं कर रहे हैं कैपिटल क्रंच, उसका रीजन भी यही है क्योंकि ग्रोथ यहाँ होने वाला है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से देख रहे हो और आप कंपनीज इवेल्युएट कर रहे हो, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि जो भी कंपनी है जो इंडियन कंज्यूमर पे फोकस कर रही है वो ज्यादा ग्रो करेगी। जो कंपनी का फोकस है कि मैं मेरे सर्विसेज या मेरे प्रोडक्ट्स में बाहर बेचूंगा, वो कंपनी कम ग्रो करेगी। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भारत संवाद को सब्सक्राइब करें। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हम देवव्रत के साथ लाइव भी जाएंगे, जहां पर आपके जो सवाल हैं कल को वो भी हम लेंगे। तो आप क्या चाहते हैं हम लाइव जाएं देवव्रत के साथ, जहां पर आप अपने इकोनॉमी रिलेटेड सवाल, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल जो आपके मन में रहते हैं, क्या आप पूछ सकते हैं। क्या अगले 5 साल में होने वाला है, किस प्रकार से हमें अपने एसेट को मैनेज करना चाहिए, क्या यूएस में प्रॉपर्टी है उसका क्या करें, क्या इंडिया में प्रॉपर्टी है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इस प्रकार के भी जो भी आपके सवाल रहते हैं वो भी हम जल्दी लेंगे। लेकिन आपको कमेंट में बताना होगा क्या हमें उस तरफ जाना है, क्या आप चाहेंगे ये देखना। तो देवव्रत, आखिरी है हमारा टॉपिक आज का, क्या होने वाला है भारत पे प्रभाव, जिसपे ऑलरेडी हमने लगभग चर्चा कर दिया, तो इसको समराइज करके एक बार हमें बताएं। जी, ये जैसे कि मैंने बोला कि ये आईटी सर्विसेज है, उन पे तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। उसका भी मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या रीज़न होता है। कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, इन्फोसिस है कंपनी, उसके जो भी मेजर क्लाइंट्स है वो यूएस कंपनीज है। तो अभी जब वो लोगों को ले ऑफ करेंगे तो उनका भी एक बजट रहता है आईटी का, कि भाई अब नेक्स्ट क्वार्टर में हम आईटी पे एक्स 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 अमाउंट करेंगे। तो जब वो ले ऑफ करेंगे तो वो स्पेंडिंग भी कम करेंगे थोड़ी। तो अब जो अकाउंट उनको, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जिसने 10 million का रेवेन्यू दिया है, वो इस साल उसको 8 million का रेवेन्यू देगा। तो इसमें क्या होगा कि ये कंपनीज का रेवेन्यू नेक्स्ट 2 3 4 क्वार्टर्स, फॉर हाउ लॉन्ग इट लास्ट, वो कम होता रहेगा। तो अब ये भरपाई उसकी करने के लिए उनको क्या कोई नया कस्टमर लाए वो कहीं से जो ये ज्यादा रेवेन्यू दे, तो वो मिलना मुश्किल है इतने शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स दे विल फाइंड अदर सोर्सेज, बट एटलीस्ट नेक्स्ट 2 3 क्वार्टर्स तक आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा कि इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से वो और एम्प्लॉयज वो नहीं लेंगे। तो ऑब्वियसली दे मे ऑल्सो डू सम ले ऑफ्स, राइट। कि अगर ज़्यादा इम्पैक्ट आया है उनके रेवेन्यू पे। तो ये जो भी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, आई डोंट मीन द लोकल बैंक्स के जो हमारे बैंक से, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो इंडियन कस्टमर्स के लिए है, बट जो ये ग्लोबल बैंक्स है जैसे एचडीएफसी बैंक है, सिटी, HSBC। सॉरी, एचएसबीसी बैंक है, या सिटी बैंक है, जेपी मॉर्गन, ये सब के मेजर बैक ऑफिसेज इंडिया में है, कि जहाँ पे ये ज्यादातर बैक एंड का काम करते हैं। तो जब इनके काम पे इम्पैक्ट आएगा यूएस में, तो वो फिर यहाँ भी थोड़ा बहुत ले ऑफ कर सकते हैं। बट दैट शुड नॉट बी मेजर, बट ये आईटी सर्विसेज इज द मेजर। राइट। और मैं मतलब रिसेशन की हम बात कर रहे हैं, बट ये सेक्टर्स में तो मैं ग्रोथ ही देख रहा हूँ, जो मैंने नीचे बोले हैं, कि जो रिटेल है, ई कॉमर्स, इंटरनेट ई स्टार्टअप्स जैसा आप। कॉमर्स है, हाँ, तो ये सब जो भी
सेक्टर्स है जो इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, उनकी डिमांड तो बढ़ने वाली है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी शुड नॉट थिंक कि 2024 में इस पे भी रिसेशन आएगा। इस पे आई डोंट सी एनी इम्पैक्ट ऑफ द यूएस इकोनॉमी। बढ़िया डिस्कशन रहा देवव्रत। काफी कुछ हमें सीखने मिला, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने मिला, आई एम प्रीटी श्योर। तो आप लोगों को क्या क्या जानना है कमेंट में बताएं, कैसा लगा ये हमारा डिस्कशन ये भी बताएं, और किस बात से हो सकता है आप सहमत ना हो तो वो भी लिखें। बाकी आप क्या सोचते हैं इंडियन इकोनॉमी का क्या होने वाला है, आने वाले 10 साल आप कैसे देखते हैं इंडियन इकोनॉमी को, वो भी सोचें। डी डॉलराइजेशन के बारे में भी हम देवव्रत से चर्चा करेंगे फ्यूचर में। लेकिन इस वक्त आपका क्या मानना है, आपकी क्या सोच है डी डॉलराइजेशन के संदर्भ में, हमें कमेंट में बताएं। बाकी आप हमें हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है, हर जगह यही हैंडल है, लिंक्स नीचे मैं डालने वाला हूँ। हमें जरूर फॉलो करें, ट्विटर पे भी फॉलो करें, क्योंकि वहां पर भी हम बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट्स आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच देवव्रत। देवव्रत एक बार आप भी हमारे दर्शकों को बोल दें भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब मोदी जी के अंदाज में। मोदी जी के अंदाज में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, अपने अंदाज में बोलूंगा कि जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और स्पेशली दूसरे मीडियम्स पे भी फॉलो करें। भारत संवाद की जो कम्युनिटी है उसको हम ग्रो करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि काफ़ी इंटरेस्टेड है लोग कन्वर्सेशंस में। तो ये जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उस पे हम ज़्यादा अच्छे से लाइव कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कम्युनिटी टू ग्रो। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग देवव्रत। थैंक यू टू द व्यूअर्स, आप लोगों ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। बाकी फिर मिलेंगे, और भी गेस्ट आने वाले हैं, देवव्रत हमारे रेगुलर गेस्ट होने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे जरूर फॉलो करें और जल्दी से जाएं, वीडियो लाइक करें अपने मित्रों के साथ, अपने सोसाइटी के ग्रुप में, बिल्डिंग के ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, बुआ के साथ, चाचा के साथ, मामा के साथ, सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर।